Hello everyone. Today we are going to discuss Order 7. Order 7 में हमने Order 7 रूल 10, 10A एंड 10B पहले कर लिया है. Order 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है जो उसके साथ रूल 12 और 13 कर चुके हैं. अब इस लेक्चर में हम बाकी के रूल्स कवर करेंगे ताकि आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारा कवर हो जाए ऑर्डर. तो सबसे पहले रूल 1 क्या कहता है? पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन द प्लेंट, कि क्या क्या कंटेन प्लेंट में पर्टिकुलर्स दिए जाएंगे. द प्लेंट शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट. मैं सबसे पहले तो हम नेम देंगे, सबसे ऊपर लिखते हैं हम जैसे टॉप में प्लेंट के कि किस कोर्ट में हम ये सूट फाइल करने जा रहे हैं. सेकेंड, द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ. तो जब हम टाइटल लिखते हैं प्लेंटिफ के नाम के साथ लिखते हैं सन ऑफ सच एंड सच, एज सच एंड सच, रेजिडेंट ऑफ सच एंड सच. आगे नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट सो फार एज दे कैन बी असर्टेन. मतलब कि हम डिफेंडेंट का जब लिखते हैं प्लेंटिफ का नाम लिख लिया वर्सेस डिफेंडेंट का लिखा नाम, फादर्स नेम अगर पता है, एज पता है तो लिख लो, वैसे छोड़ दो कोई बात नहीं. रेजिडेंट ऑफ सच एंड सच, जितना एड्रेस पता है, जितना सर्टेन कर सकते हैं उतना एड्रेस देंगे. वेयर द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट कि अगर प्लेंटिफ माइनर है या डिफेंडेंट माइनर है या अनसाउंड माइंड है तो उसके बारे में मेंशन किया जाएगा. तो वो थ्रू नेक्स्ट फ्रंट फाइल होती है तो उसका रेफरेंस भी साथ में आएगा. द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज. एंड में जब हम कंक्लूडिंग पैराज लिखते हैं ना तो 3-4-5 पैराज एक ना पर्टिकुलर होते हैं विद रिगार्ड टू जुरिस्डिक्शन, विद रिगार्ड टू कोर्ट फीस और विद रिगार्ड टू कॉज ऑफ एक्शन. कि कॉज ऑफ एक्शन कैसे बना, कब बना और कितनी तारीख को आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, वेदर इट इज़ ए कॉन्टिन्यूइंग वन और कि एक बार आपका हुआ है. तो वैसे ही अगला द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन. हम जुरिस्डिक्शन का भी एंड जो 3-4 पैरे बता रहा हूँ एक फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही लिखते हैं कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है या नहीं है और कैसे है. आगे है द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स. एंड में जो पैरा होता है वो रिलीफ का होता है, प्रेयर पार्ट होता है कि प्रेयर में बोलता है कि क्या क्या रिलीफ प्लेंटिफ मांग रहा है. Where the plaintiff has allowed a set off or relinquished a portion of his claim, the amount so allowed or relinquished. मतलब कि प्लेंटिफ अगर कोई भी रिलिंक्विश करता है, जैसे कोई क्लेम या सेट ऑफ को रिलिंक्विश कर रहा है तो उस पार्ट का भी वो रेफरेंस प्लेंट में देगा. अ स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड ऑफ द कोर्ट फीस सो फार एज द केस एडमिट्स. मतलब कि जैसे बताया कि एंड वाला जो 3-4 पैरे है उसमें आपको वैल्यूएशन ऑफ द कोर्ट सूट प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंगली हम लिखते हैं कि द दिस अमाउंट ऑफ कोर्ट फी हैज़ बीन एफिक्स्ड विद द प्लेंट, कितनी कर दी गई है. इन मनी सूट्स रूल 2 कहता है इन मनी सूट्स वेयर द प्लेंटिफ सीक्स द रिकवरी ऑफ मनी द प्लेंट शैल स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ क्लेम, कि वो उसकी जितनी रिकवरी करी है उसकी प्रिसाइज अमाउंट क्लेम की बताए. बट वेयर द प्लेंटिफ स्यूज फॉर मीन्स प्रॉफिट और फॉर एन अमाउंट विच विल बी फाउंड ड्यू टू हिम ऑन टेकिंग अनसेटल्ड अकाउंट्स बिटवीन हिम एंड द डिफेंडेंट और फॉर मूवेबल्स इन द पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट और फॉर द डेट्स ऑफ विच द वैल्यू ही कैन नॉट आफ्टर एक्सरसाइजिंग अ रीजनेबल डिलीजेंस एस्टिमेट द प्लेंटिफ स्टेट अप्रॉक्सीमेटली द अमाउंट और वैल्यू सूट. मतलब कि अगर मीन्स प्रॉफिट है या कोई मूवेबल्स की रिकवरी के लिए है सूट तो उसमें वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज की बताएगा. वेयर इंटरेस्ट इज सॉट इन द सूट, जब इंटरेस्ट भी क्लेम किया जा सकता है. वेयर द प्लेंटिफ सीक्स द इंटरेस्ट द प्लेंटिफ शैल कंटेन अ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ सेट आउट अंडर सब रूल 2 and 3. मतलब कि जब वो उसने बताया कि इतनी रिकवरी का अमाउंट है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सच एंड सच परसेंट पर एनम, वो बता देगा कि इतने इंटरेस्ट मेरे को पर एनम या पर मंथ दिलाया जाए इससे. वेयर द प्लेंटिफ सीक्स द इंटरेस्ट द प्लेंट शैल स्टेट वेदर द प्लेंटिफ इज सीकिंग इंटरेस्ट इन रिलेशन टू कमर्शियल ट्रांजेक्शन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 34 ऑफ द CRPC और CPC सॉरी. एंड फर्दर मोर, if the plaintiff is doing so under the terms of a contract or under an act, in which case the act is to be specified in the plaint or some other basis and shall state the basis of that. मतलब क्या कि अगर वो जो इंटरेस्ट कमर्शियल ट्रांजैक्शन पे ले रहा है तो वो ये बताएगा
कि वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन पे जो इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है, वेदर ही इज़ क्लेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम ट्रांजैक्शन, या उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बेसिस में, या किसी एक्ट के बेसिस में, जिसके भी बेस पे कर रहा है उसका रेफरेंस उसको देना पड़ेगा। प्लीडिंग शैल ऑल्सो स्टेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज क्लेम, द डेट फ्रॉम विच इट इज क्लेम, द डेट टू विच इट इज कैलकुलेटेड, द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्लेम टू द डेट ऑफ कैलकुलेशन एंड द डेली रेट एट विच इंटरेस्ट एक्रूज आफ्टर दैट डेट। मतलब कि इंटरेस्ट जब क्लेम करना है तो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट बताना पड़ेगा, कब से कब तक है, उसकी कैलकुलेशन करके अमाउंट बतानी पड़ेगी। और ये भी बताना पड़ेगा कि हम इंटरेस्ट दो तरह का बताते हैं, एक तो बोलते हैं कि जब तक पहले तो जहाँ से ड्यू हुई अमाउंट और सूट फाइल करने तक इतने % ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड आफ्टर ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सूट, जितनी देर तक सूट चलेगा उतना इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड अगर डिक्री मेरे फेवर में आ जाती है टिल रियलाइजेशन तक इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम 3 तरह का बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें लिखते हैं। वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, where the subject matter of the suit is immovable property, the plaint shall contain a description of the property sufficient to identify it, and in case such property can be identified by the boundaries or number in a record of the settlement or survey, the plaintiff shall specify such boundaries or number। कि जो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सूट फाइल करना है तो उसका कोई डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि कहाँ पे लोकेट कर रही है, कौन सी प्रॉपर्टी है, पता लगे कोर्ट को। अगर उसके कोई नंबर या बाउंड्री है तो वो भी स्टेट करने चाहिए। वेयर प्लेंटिव सूज एज ए रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि प्लेंटिव खुद नहीं आ रहा, उसके रिप्रेजेंटेटिव सू कर रहे हैं। वेयर द प्लेंटिव सूज इन ए रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, द प्लेंट शैल शो नॉट ओनली दैट ही हैज एन actual existing interest in the subject matter, but that he has taken the steps, if any, necessary to enable him to institute a suit concerning it। कि उसको ये प्रूव करना पड़ता है कि उसका एक्चुअली इंटरेस्ट है, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है। along with this he has taken the steps necessary to enable him to institute a suit concerning it, कि उसने स्टेप्स लिए हैं जो उसको enable करे to institute the present suit। Defendant interest and liability to be shown, the plaintiff shall show the defendant is or claims to be interest in the subject matter and that he is liable to called upon to answer the plaintiff's demand। ये भी शो करना पड़ेगा कि जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वो इस डिफेंडेंट के अगेंस्ट हुआ है और इस डिफेंडेंट से वो रिलीफ ले सकता है, तो इस वजह से उस डिफेंडेंट को बुलाया जाए कोर्ट के आगे। ग्राउंड्स ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ, वेयर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, द प्लेंट शैल शो द ग्राउंड विच एग्जम्पशन फ्रॉम सच लॉ इज क्लेम्ड। मतलब कि अगर एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद प्लेट को फाइल किया गया है तो आपको उस एग्जम्पशन के ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे। जो डिले है उसकी एग्जम्पशन आप किस लॉ के अंडर ले रहे हैं, किस ग्राउंड्स पे ले रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट द प्लेंटिफ टू क्लेम एग्जम्पशन फ्रॉम द लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑन एनी ग्राउंड नॉट सेट आउट इन द प्लेंट इफ सच ग्राउंड इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द ग्राउंड सेट आउट इन द प्लेंट। मतलब कि आपने कोई भी ग्राउंड छोड़ दिया तो कोर्ट आपको परमिट कर सकती है उस ग्राउंड को रेज करने के लिए, प्रोवाइडेड दैट ग्राउंड शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द ग्राउंड ऑलरेडी क्लेम्ड इन द प्लेंट। जो आप पहले ही क्लेम कर चुके हैं प्लेंट में, उस ग्राउंड के साथ वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड, जो आपने रिलीफ क्लेम किया है वो स्पेसिफिकली कोर्ट को प्लेंट में बताना पड़ेगा। एवरी प्लेंट शैल स्टेट स्पेसिफिकली द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स either simply or in alternative, and it shall not be necessary to ask for journal or other relief which may always be given as the court may think just to the same extent as if he had been asked for, and the same rule shall apply to the any relief claimed by defendant in his written statement। नॉर्मली जब हम रिलीफ करते हैं तो स्पेसिफिक रिलीफ करते हैं, तो एंड में नॉर्मली सभी एडवोकेट्स पैरा में लिखते हैं एनी रिलीफ विच दिस ऑनरेबल कोर्ट डीम्स फिट मे काइंडली बी ग्रांटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कि जो कोर्ट को लगता है। अगर वो आप पार्ट नहीं लिखोगे देन इट शैल बी इम्प्लाइड दैट कि कोर्ट के पास तो पावर है ही है, पावर है ही है, वो जो रिलीफ वो एंटाइटल्ड देने के लिए वो तो दे ही सकती है, चाहे आपने मांगा चाहे नहीं मांगा। सिमिलर रूल अप्लाइज टू द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट। Relief founded on separate ground, where the plaintiff seeks the relief in respect of several distinct claims
or cause of action founded upon separate and distinct ground, they shall be state as far as may be separately and distinctly। अगर सपोज करो दो कॉज ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग वो अपना एक सूट फाइल कर रहा है, ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन का केस है, इन दैट केस, या ज्वाइंटर ऑफ क्लेम्स का केस है, इन दैट केस जब वो रिलीफ क्लेम करेगा तो वो बताएगा कि किस कॉज ऑफ एक्शन है, किस क्लेम के अगेंस्ट वो ये रिलीफ क्लेम कर रहा है। प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट वेयर द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द समन्स भी, ये हमने उसके साथ किया था ऑर्डर 7 रूल 9, ऑर्डर 9 रूल 2, जो ऑर्डर 7 रूल 11 में किया था ना हमने, ऑर्डर 7 रूल 11 ई जो लास्ट क्लॉज है कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर रूल 9 कि वेयर द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द समन बी सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट in the manner provided under rule 9 of 5, it will direct the plaintiff to present as many as copies of the plaint on the plain paper as there are defendants within 7 days from the date of such order along with requisite fees for service of summons on the defendants। मतलब कि जब कोर्ट सम्मन्स इशू करती है तो वो प्लेंटिफ को बोलेगी जितने डिफेंडेंट्स हैं उतनी कॉपीज आप प्लेन पेपर के ऊपर प्लेंट की मेरे को लाके दो, और उसके साथ जो कोर्ट की फीस बनती है सम्मन्स इशू करने की हर एक डिफेंडेंट को उसको जमा करवाओ। इसमें आप याद रखें 7 दिन, विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। ये जो लाइन है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 दिन जिस दिन ऑर्डर किया जाता है उस 7 दिन के अंदर अंदर प्लेंटिफ ने डुप्लीकेट कॉपीज जो प्लेन पेपर पे प्रिंट निकाल के कोर्ट को देनी है, प्लेंट की कॉपीज, और उसके साथ फीस जमा करवानी है जो रिक्विजिट फीस है फॉर इशूइंग द समन्स टू द डिफेंडर्स। ये 7 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, ये एज इट इज पूछ लेते हैं। इसके आगे रिटर्न ऑफ प्लेंट है, इसके ऊपर हमने पूरा लेक्चर अलग से दिया है। और आगे है ऑर्डर 11-12 प्रोसीजर ऑन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड वेयर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट। ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11 का जो लेक्चर है उसके साथ है। आगे है और ऑर्डर इसका रूल 14 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच प्लेंटिफ स्यूज और रिलाइज। मतलब कि जैसे हमने देखा था कि पहले भी कि जो प्लेंटिफ है जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलाई कर रहा है प्लेंट के में, वो उस डॉक्यूमेंट्स को साथ में देगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उसको देने की ज़रूरत नहीं, वो मैं आगे पढ़ के बता रहा हूँ, वो साथ में देगा। अगर वो नहीं देगा डॉक्यूमेंट्स जो उसकी पोजेशन में हैं तो वो बाद में एविडेंस में उन डॉक्यूमेंट्स को एविडेंस में नहीं दे सकता जो नहीं दिए हैं। अगर उसकी पोजेशन में नहीं है तो वो बताएगा कि किसकी पोजेशन में है। वेयर अ प्लेंटिफ स्यूज अपॉन अ डॉक्यूमेंट और रिलाइज अपॉन डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन और पावर इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम, ही शैल एंटर such documents in a list and shall produce it in the court when the plaint is presented by him and shall at the same time deliver the documents and a copy thereof to be filed with the plaint। मतलब कि जिस डॉक्यूमेंट पर रिलाई कर रहा है उसकी कॉपी वो प्लेंट के साथ कोर्ट को देगा। वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन द पोजेशन और पावर ऑफ द प्लेंटिफ, ही शैल वेयर एवर पॉसिबल स्टेट इन ह्यूज पोजेशन और पावर इट इज, वो बताएगा किसकी पावर में है। आगे है a document which ought to be produced in the court by the plaintiff when the plaint is presented or to be entered in the list to be added or annexed to the plaint but is not produced or entered accordingly shall not without the leave of the court be received in evidence on his behalf at the hearing of the suit। जो डॉक्यूमेंट उसने नहीं दिए या लिस्ट में शामिल नहीं किए उसको वो एविडेंस नहीं दे सकता उसके रिगार्डिंग ट्रायल में विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। Nothing in this rule shall apply to a document produced for the cross-examination of the plaintiff's witness or handed over to a witness merely to refresh his memory। यहाँ पे आपने नोटिस करेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिफ्स विटनेस है। प्लेंटिफ अपने विटनेस का कभी भी क्रॉस एग्जामिन नहीं करता। यहाँ पे लेजिस्लेचर एरर है, यहाँ पे डिफेंडेंट आना चाहिए था, डिफेंडेंट्स विटनेस, पर यहाँ पे प्लेंटिफ्स विटनेस लिखा है। इसका मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है जिसके ऊपर वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए डिफेंडेंट के विटनेस के लिए रिलाई कर रहा है, या उसने किसी को रिफ़्रेश करने के लिए, मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करने हो, उस डॉक्यूमेंट्स को देने की ज़रूरत नहीं है। सूट्स ऑन लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वेयर द सूट इज़ फाउंडेड अपॉन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज़ प्रूव्ड दैट द इंस्ट्रूमेंट इज़ लॉस्ट and an indemnity is given by the plaintiff to the satisfaction of the court against the claim of any other person
अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट द कोर्ट में पास सच डिक्री as it would have passed if the plaintiff had produced the instrument in court when the plaint was presented and had at the time delivered a copy of the instrument to be filed with the plaint। मतलब कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे एक सूट फाइल हुआ, सपोज करो रिकवरी का सूट फाइल हुआ, एंड दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन लॉस्ट। तो इस केस में प्लेंटिफ एक अपना इंडेम्निटी दे देगा कोर्ट को, एक श्योरिटी दे देगा कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट मिलता है और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई और बंदा क्लेम करता है तो वो जो कोर्ट डिक्री पास कर रही है उसको इंडेमनीफाई करने के लिए तैयार है। तो ऐसा करने पर कोर्ट क्या मान सकती है कि उसने ओरिजिनली इंस्ट्रूमेंट जो है प्लेंट के साथ जैसे अटैच करने के देना था वो वैसे उसने दे दिया है। आ गया प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक्स। सेव इन सो फार एज इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड द बैंकर्स बुक एविडेंस act such and such where the documents on which the plaintiff sues is an entry in the shop books or other accounts in his possession or power, the plaintiff shall produce the books or accounts at the time of filing of the plaint together with a copy of the entry on which he relies। मतलब कि जब वो उसने अकाउंट बुक्स के बेसिस पे सूट फाइल किया है तो वो जो प्लेंट फाइल करेगा उसके साथ कॉपीज ऑफ द एट एंट्री अकाउंट बुक्स की लगाएगा और साथ में ये बताएगा कि इस एंट्री के ऊपर वो रिलाई कर रहा है। ओरिजिनल एंट्री टू बी मार्क्ड एंड रिटर्न मतलब कि वो इसका बेसिक पर्पस होता है कि जब वो फोटो कॉपी लगाएगा एविडेंस में, साथ में वो अपनी ओरिजिनल भी लेके आता था। द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ शैल forthwith mark the document for the purpose of identification and after examining and comparing the copy with the original shall, if it is found correct, certify it to be correct and return the book to the plaintiff and cause the copy file। मतलब कि जब उसने अकाउंट बुक्स की सपोज करो कॉपी लगा दी तो जब वो कोर्ट में पेश होगा तो वो अपनी ओरिजिनल अकाउंट बुक साथ में लेके जाएगा। तो कोर्ट ओरिजिनल के साथ फोटो कॉपी को टैली कर लेगी, जब वो मिल जाएगी तो उसके रिगार्डिंग एंट्री कर लेगी द कॉपी ऑफ द अकाउंट बुक इज रिसीव्ड ओरिजिनल सीन एंड रिटर्न, कि ओरिजिनल हमने देख लिया है, टैली कर दिया और उसको रिटर्न कर दिया है, तो वो फोटो कॉपी को फिर उसके अकॉर्डिंगली एडमिसिबल कर लेगी। तो इसके साथ हमारा ऑर्डर 6 कंप्लीट होता है। तो ये बाकी बेसिकली मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर 7, रूल 10 एंड रूल 11, 12, 13 ये इंपॉर्टेंट है। बाकी प्रीलिम्स के लिए आप इसको एक बार अच्छे से बेयर लैंग्वेज जरूर पढ़ें और जहाँ पे टाइम प्रिस्क्राइब्ड दिया है उसको प्री के लिए हमेशा याद रखें और ये भी रखें कि वो टाइम कब शुरू हो रहा है और कब से कब तक का है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली पूछ लेते हैं कि 7 दिन तो हैं, जैसे ऊपर था कि 7 दिन में प्लेंट की कॉपीज़ देनी है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। वो पूछ लेते हैं 7 दिन कब से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। तो इससे ये ऑर्डर 7 कंप्लीट होता है हमारा। थैंक यू।